जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को महामानव कहते हैं। वे स्वयं धन्य बनते संपर्क वालों को चंदन वृक्षों की तरह धन्य बनाते हैं। उनके कारण समूचा वातावरण महकने लगता है। जलने पर भी वे धूप की तरह सुगंध और दीप की तरह प्रकाश फैलाते हैं। जिस काल और क्षेत्र में ऐसे लोग जन्मते हैं, वह भी उनकी गतिविधियों के कारण धन्य बन जाता है। महामानव की उपमा सदैव से चंदन वृक्ष से दी जाती रही है। सर्प जैसे दुष्ट प्राणी भी उनके संसर्ग में आने पर दुष्टता भूलकर शांति का अनुभव करते हैं, परंतु उनके विष दोषों से सत्पुरुष नितांत अप्रभावित रहते हैं। अपना प्रभाव सुगंध आसपास के वृक्षों तथा क्षेत्र पर डालते रहते हैं। कटने, घिसने, पिसने, जलने पर भी सुवास ही देते हैं। सभी उन्हें सम्मान सहित माथे से लगाते हैं, देवताओं पर चढ़ाते हैं, इसलिए स्वयं धन्य होते हैं। संपर्क के व्यक्ति और क्षेत्र भी धन्य बन जाते हैं। ईसा कहते थे, तुम्हारी प्यास मैं बुझा सकूं ऐसी शक्ति मुझ में है। अत्यंत शीतल जल तुम्हें लाकर दूंगा, जिससे तुम्हारी प्यास फिर न जागृत होगी। वह तृप्ति चिर स्थायी होगी, पर यह जल मैं कहीं बाहर लेने न जाऊंगा। तुम्हारी अंतरात्मा में ही जो शीतल जल का स्रोत है, उसे मैं खोल दूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन में पवित्रता आ जाएगी। यह निर्मल प्रवाह प्रत्येक क्षण तुझे मिलता रहेगा। तू इसकी इच्छा कर और फिर अपने आप में ही उसे ढूंढने का प्रयास कर। तेरी तृप्ति तेरे अंदर ही तो समाई हुई है। तुम्हें भी अपने अंदर छुपे हुए ईश्वर को पहचान कर उसकी इच्छा का अनुकरण करना पड़ेगा। जिस दिन तेरे हृदय में सत्य जाग जाएगा, उस दिन से तू किसी के साथ वैर न करेगा, सबको अपने ही समान समझने लगेगा। बाबा साहेब आमटे। महाराष्ट्र के बाबा साहब आमटे एक साधारण वकील थे। उनने धैर्य का जीवन जीने की अपेक्षा उच्च आदर्शों के लिए अपने को समर्पित किया। कोढ़ियों को भीख मांगने की अपेक्षा स्वावलंबी जीवन जीने की प्रेरणा देकर अपने साथ छोटे से गांव लेकर भेड़ बकरियां आदि पालकर गुजारा करने रहने के लिए फूस के छप्पर बनाने में लग गए। चिकित्सा चली, रोगी अच्छे ही नहीं हुए, स्वावलंबी भी बने। लगनशील की लगन ने प्रगति का पथ प्रशस्त किया। सहयोग वर्षा आज वह संस्था अपंगों की सेवा करने वालों कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय है। अपंगों को शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाने वाली प्रख्यात संस्था है। कोढ़ियों का सुसंपन्न अस्पताल भी उसमें है। बाबा साहेब आमटे तथा उनकी पत्नी अहनिश इस संस्था को संभालने, समुन्नत बनाने में लगे रहते थे। उनकी जीवन साधना की महक देश में ही नहीं, सारे विश्व में फैल रही है। रेड क्रॉस के जन्मदाता। उन दिनों इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जीतने की धुन में आगे बढ़ने और शत्रु सैनिकों को मारने का जुनून दोनों पक्षों पर सवार था, पर मरी की और घायलों की देखभाल की किसी पक्ष को चिंता न रहती। उन्हें दयनीय दुर्दशा में पड़े रहना पड़ता। इस समस्या पर जेनेवा बैंक के एक कर्मचारी जीन हेनरी आ ने भावनापूर्ण मन स्थिति से विचार किया और तत्कालिक उपाय सोचा। उसने नौकरी छोड़ दी, फ्रांसीसी डालजीरिया में एक फार्म खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्क साधकर इस बात पर सहमत किया कि घायलों की चिकित्सा और मृतकों की अंत्येष्टि की सुविधा उन्हें दी जाए। इस प्रयास का नाम रखा गया रेड क्रॉस। उसका आरंभ तो छोटे रूप में हुआ, पर आए दिन होने वाले युद्धों में उसकी उपयोगिता बढ़ गई। अनेक देशों की सरकारी
सरकारों ने इससे सहयोग किया। एक आचार संहिता बनी कि युद्ध क्षेत्र में घायलों को उठाने के लिए जाने वाले रेड क्रॉस वाहनों को कोई रोकेगा नहीं। रेड क्रॉस की आज बहुत ही असमुन्नत स्थिति है। उसका श्रेय को उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। स्काउटिंग आंदोलन। अनेक निर्माणों के कार्य संसार में चल रहे हैं, पर जिन्हें अच्छे अर्थों में मनुष्य कहा जा सके, ऐसे मनुष्यों का निर्माण कहीं व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से देखने को मिल रहा हो, ऐसा देखने में नहीं आता। यह कार्य विद्यार्थियों को माध्यम बनाकर ब्राउनसी द्वीप निवासी रॉबर्ट वेडेन पावेल ने अपने हाथ में लिया। छात्रों में पाई जाने वाली साहसिकता और विनोद प्रियता का सम्मिश्रण करके उसने एक रूपरेखा बनाई। उसका नाम रखा बॉय स्काउट आंदोलन। आरंभ में यह कार्य उसने अपने संपर्क क्षेत्र में प्रयुक्त किया, पर उसके तत्सत परिणामों को देखते हुए उसे दूर दूर तक व्यापक बनने का अवसर मिला। कितने ही देशों में अध्यापक लोग उसे व्यक्तिगत रुचि के कारण चलाते थे। बाद में कितनी ही सरकारों ने उस प्रक्रिया को पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया। स्काउटिंग से मिलते जुलते नाम रखकर कितने ही देशों में स्वयंसेवक दल के नाम पर उसे कार्यान्वित किया गया, पर वह सूझ आज संसार भर में कार्यान्वित हो रही है। मात्र 70 वर्ष में उसने विश्व आंदोलन का रूप ले लिया, कारण कि उसके सिद्धांत और क्रियाकलाप सर्वत्र उपयोगी माने गए। 4 पीढ़ियों से चलता अस्पताल। रोचेस्टर नगर का केयो अस्पताल अपने ढंग का अनोखा है। उसका छोटा रूप विकसित होते होते अब कहीं से कहीं पहुंचा है। 4 पीढ़ी पूर्व डॉक्टर विलियम वारेल ने अपने घर परिवार के साथ आरंभ किया था, पर रोगियों के साथ पूरी दिलचस्पी लेने और भरपूर सहानुभूति रखने के अस्पताल के कारण वह दिन दूनी रात चौगनी प्रकृति करता गया। इस अस्पताल में इन दिनों 900 सर्जन, 348 फिजिशियन और 575 साधारण योग्यता के डॉक्टर हैं। देश देशांतर से रोगी उसमें भर्ती होने और कठिन रोगों का इलाज कराने आते हैं। ऐसे आगंतुकों की संख्या 1,90,000 तक पहुंचती है। इमारत अब गगनचुंबी है और उसमें रोगियों तथा कर्मचारियों के रहने की समुचित सुविधा है। साथ ही एक मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें चिकित्सा के आधुनिकतम साधनों के अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह सिखाई जाती है कि डॉक्टर रोगी को कितनी अधिक सेवा और सहानुभूति प्रदान करे। डॉक्टर वारेल की 4 पीढ़ियां इसी धंधे में संलग्न रही। उन्हें गर्व है कि ऐसा शानदार संस्थान चलाने की पैतृक परंपरा निभा रहे हैं। चिकित्सालय को अब सार्वजनिक घोषित कर दिया गया है। सत्संग से परमार्थ की शिक्षा। गुलाब का पौधा राजनीतिज्ञ के पास कुछ सीखने के उद्देश्य से पहुंचा। राजनीतिज्ञ ने सिखाया, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टता करना ही नीति है। यदि ऐसा न किया गया तो संसार तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने में लग जाएगा। गुलाब ने उस राजनीतिवेत्ता की बात गांठ बांध ली। घर लौटकर आया तो अपनी सुरक्षा के लिए कांटे उत्पन्न करने लगा। जो कोई उसकी ओर हाथ बढ़ाता वह कटी छेद देता। कुछ दिनों बाद उस पौधे को एक साधु से सत्संग करने का अवसर मिल गया। साधु ने उसे बताया कि परोपकार में अपने जीवन को खपाने वाले से बढ़कर सम्मानीय कोई दूसरा नहीं होता। परिणाम स्वरूप गुलाब ने उसी दिन अपने प्रथम पुष्प को जन्म दिया। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। जो भी पास से गुजरता कुछ क्षण के लिए उसे सौंदर्य तथा सुरभि से मुग्ध हुए बिना न रहता। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।